मेरा ओके चलो भी। मैम यहाँ तो लाइट ही नहीं थी, यहाँ भी लाइट नहीं थी सुबह 10 बजे के करीब आई है। मैम यहाँ पे तो 2 बजे आई है। ओ, रात से गई बहुत थी, बारिश थी यहाँ। लेक्चर खत्म होने के बाद से यही थी। अच्छा ओ भाई साहब, चलो अगर क्लास लेफ्ट हो जाए तुम्हारी बता देना, मुझसे रिकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। मैम मैम यहाँ नेटवर्क इशू भी है। कोई ना बेटा, क्या कर सकते हैं ना, अब इंटरनेट हिमाचल में तो चल ही रहा है खराब। चलो कोई बात नहीं। मौसम ठीक है मैम? बहुत ज्यादा बारिश। नो मैम, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। मैम बहुत ज्यादा बारिश हुई आज। बहुत ज्यादा बारिश हुई, फिर हम इसमें कल तो कर नहीं पाएंगे। स्कूल छुट्टी है मैम कल होगी है बारिश की वजह से। नो मैम। बेटा, अगर छुट्टी अगर छुट्टी है तो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। एडवांस में प्रिपेयर कर लेना। तुम्हें मैं दूं रिकॉर्डेड लेक्चर, मेरे पिछले साल के पढ़े हैं, भेजूं या कर लो? ये मैम। ठीक है, पिछले साल के भेजती हूँ, एक बार उससे रेफरेंस ले लेना और वो चैप्टर प्रिपेयर कर लो। तुम्हारे पास कल का टाइम है ना, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बढ़िया है। फिर तुम्हारा बच जाएगा थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे को सीधा क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। ये मैम। चलो ठीक है, इसका एडवांटेज उठाते हैं। ओके, सो हम लोग कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, उसके आगे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, आज हम वेक्टर के बारे में फाइनली पढ़ेंगे। अब हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब हम बस हमें ये पढ़ना है वेक्टर क्या है और वेक्टर की मदद से हम कैसे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो हमने बाकी सब तो पढ़ ही लिया है, तो आज हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे कि वेक्टर के साथ ट्रांसफर कैसे होता है, और ये भी देखेंगे कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है विदाउट वेक्टर कैसे ट्रांसफर हो सकता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था ना उसको काफी हद तक सम अप हम करेंगे, ठीक है। सो विल ट्राई कि वेक्टर का जितना पोर्शन आज कवर होता है उतना कवर करें, ओके। ये मैम। तो एक बार रिवीजन के तौर पे हम उसका चार्ट बना लेते हैं। उससे पहले एक बार मुझे होमवर्क बता दो, होमवर्क क्या दिया था मैंने, क्या ना था। देखो तुम्हारे स्कूल के टेस्ट चल रहे हैं तो मैं तुमको क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दे रही, वैसे भी तुम 11th रिवाइज करते हो तो भी मैंने और होमवर्क नहीं दिया, वो तो बना रखा है ना कि आज क्या रिवाइज करना, क्या आना था आपको 11th का। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से पता क्या चलता है? हाँ, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आपको अल्टीमेटली बताती है किस प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है। पढ़ा नहीं अभी तक? नहीं पढ़ा? कोई है जिसने पढ़ा अभी तक? मैम हमें स्कूल में भी नहीं पढ़ाया है। हैं 11th में नहीं पढ़ा है? नो मैम। तो बेटा अगर ऐसा है तो फिर तूने यूट्यूब से पढ़ा, मैंने कहा था ना कि थोड़ा थोड़ा टॉपिक रिवाइज करते रहना, पढ़ा कहीं से? मैम तो पढ़ किस बारे में बात करता है कीमोऑस्मोटिक, अभी पढ़ेगी? जो ये मैम। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार लेक्चर्स भेज देती हूँ पुराने ढूंढ के, मुझे एक बार ना मैसेज कर देना, 8:30 के बाद मैं फ्री होंगी तो मैं तुम्हें ढूंढ के भेजूंगी। लेट हो जाएगा मुझे, मेरे को खाना खाने बाहर जाना है आज, तो फिर मैं तुम्हें मतलब भेज दूंगी 10 बजे तक ढूंढ ढांड के, ठीक है। मुझे एक बार मैसेज करो, अगर तुम्हारे पास होता नहीं है मुझे बता दिया करो, मैं खुद ढूंढ के दे दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। किसी और टीचर से पढ़ना उससे पढ़ लो, यूट्यूब से कोई चक्कर नहीं है। मेन पॉइंट है कि तुम्हारा प्रिपेयर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट 11th के चैप्टर इसी साल खत्म होने चाहिए, ठीक है। तो प्लीज ऐसे मत लेके बैठना कि थर्सडे को पढ़ेंगे, क्योंकि थर्सडे को कोई कुछ भी हो सकता है कि फ्राइडे से पहले आपका खत्म ना हो, तो यार उसको पढ़ लिया करो, है ना। अब होमवर्क में मैंने आपको डिफरेंस पूछा, बोला था कि पता करके आना इसका, अगार एंड एग्रूस, याद है? किसी बच्चे ने करा होमवर्क, ये बताओ। नहीं, किससे मिलता है अगार, ये देखा था 11th की बुक में था, एनसीईआरटी में। मैम रेड एल्गी। रेड एल्गी का नाम बताइए, दो दो नाम थे। 11th की बुक लाए हो एनसीईआरटी? तुम बिना एनसीईआरटी के बैठने लग गए अब। निकालो 11th की बुक, मेरे को 11th की बुक दे दो एनसीईआरटी, निकालो 11th की बुक, बताओ कहाँ मिलेगा, कौन से चैप्टर में मिलेगा। ये गलत बात है, अगर इतना भी नहीं करोगे बैक क्वेश्चन में जाके तो नीट का कैसे प्रिपेयर होगा जब आप उसको लिंक नहीं कर पाओगे तो पढ़ के नहीं आ रही, दिस इज रॉन्ग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कहाँ थी इतनी देर से, क्यों आई? मैम ज्वाइन होगी थी लेकिन बार बार कट हो जा रहा था कुछ, तो ऐसा क्यों? मैम पता नहीं। अच्छा, पेज नंबर 26 निकालो।
रेड एल्गी, एल्गी की बात हो रही है। एल्गी किसके अंदर पढ़ोगे, कौन से चैप्टर में होगी मोस्ट प्रोबेबली? चैप्टर 3। हाँ, प्लांट किंगडम में होगी ना। निकालो प्लांट किंगडम, ऊपर पैराग्राफ देखो, 26 पेज नंबर पे दे रखा है। मैम हाँ, मैम पेज 32। तुम 32 पे होगा फिर किसी के। प्लांट किंगडम में पैराग्राफ देखो, मैम 30 एल्गी वाले के अंदर क्लोरोफाइसी के ऊपर पैराग्राफ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12th 9 पे है मेरी तो। मिला? नाम बताओ तुम, Yes, कौन ma'am. बनाता है, किससे मिलते हैं हमें ये? ग्लेसिलेरी। हाँ, जेलिडियम एंड ग्लेसिलेरी। ग्लेसिलेरिया, राइट। ठीक है, इसको जी स्क्वायर से हमें रेड एल्गी, से बेसिकली सीवीड है, तो इससे हमें ये जो रेड एल्गी जेलिडियम एंड जेलिडियम एंड ग्लेसिलेरिया, जिससे हमें अगार मिलता है। ठीक है, अगार इज ए पॉलीमर, इसके पास बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो अगार पॉलीमर है बहुत सारे नेटवर्क का। इसमें से एक पॉलीमर होता है जिसको हम एक चेन को बाहर निकालते हैं, विच इज एन एग्रोस। तो अगार की फिल्टर्ड फॉर्म होता है एग्रोस। ठीक है, अगार तो हम जैसे कैंडीज बनाने में यूज कर लेते हैं, फूड की तरह यूज होता है, ये बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम में भी खाने की तरह डालते हैं। एग्रोज इज समथिंग विच यू यूज इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो एग्रोज और अगार में फर्क और सिमिलैरिटी क्या है, ये कि दोनों मिलते तो एक ही चीज से, जेलिडियम एंड ग्लेसिलेरिया से, लेकिन अगार को हम और प्योरीफाई करते हैं, उससे हमें एग्रोज मिलता है। और इस लाइन को अंडरलाइन करो, जो दोनों एग्जाम्पल बोले, समझ आया? मैम। और वहां लिख लो, वहां से नीट का 4th मार्क का क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए मैंने पीछे जाने को बोला था, ऐसे थोड़ी बोला था। ऐसे मत क्या करो, चाहे तुम्हारा कोई भी पेपर है, तुम 5 मिनट के लिए बुक खोल सकते थे, अभी 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे आई गेस, है ना? तो खोल तो सकते थे तुम बुक, तो ये मत बोलो यार पेपर था। 5 मिनट्स के लिए सब कर सकते हैं, 5 मिनट्स के लिए हम लोग ये भी सोच लेते कभी कभार कि नहाए कि हाथ मुंह धो के चले गए, है ना? 5 मिनट तो सोचने में भी लग जाते हैं, राइट? तो ये मत क्या करो, जब बैक क्वेश्चन बोलू तो देख कर आया करो, मैंने कुछ सोच के बोला होगा। चलो लिख लिया सबने? अगली बार होमवर्क दूंगी तो करके आओगे। चलो ना, फ्लो चार्ट एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, हम कहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, जहां तक मुझे याद है मुझे बताना, मैं बीच बीच में पूछूंगी तो ध्यान से सुनना, कि मुझे इंसुलिन के लिए जीन चाहिए था, कि इंसुलिन की कमी हो रही है शरीर में, तो मेरे को वो जो जीन था, येलो से बनाया था हमने, येलो से ही बनाएंगे, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगी। ठीक है, तो वो जीन था जो मुझे चाहिए था, उसको मैं किस नाम से बुलाती हूँ? जीन ऑफ इंटरेस्ट। वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरा, मुझे इतना पता है कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए में है, जो एक मेरे किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में पड़ा है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ इसे बाहर निकालने के लिए, तो मैं इस सेल की ब्रेकेज करूंगी, तो सेल लाइसिस के लिए मैं एंजाइम डालूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़नी है तो कौन सा एंजाइम डालूंगी? लाइसोजाइम। नीलम, अभी सब जिसको आंसर आता होगा वो बोलना है, ठीक है? इसके बाद हाथ खड़े करने का बोलूंगी तब करना। लाइसोजाइम वगैरह डाल दिया तो सारा मटेरियल मेरा टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्लोट कर रहा है ना, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी फ्लोट कर रहा है, और सब कुछ इसके अंदर ही फ्लोट कर रहा है। सारे डिब्रीज नीचे की तरफ बैठ गए। अब मैं चाहती हूँ कि डीएनए ऊपर की तरफ आ जाए ताकि मैं उसे निकाल सकूं, तो डीएनए को ऊपर लाने के लिए मैं क्या ऐड करूंगी इस मीडियम में? चिल्ड इथेनॉल। ये गलत नहीं करना, ये नीट का क्वेश्चन है। चिल्ड इथेनॉल ऐड करूंगी तो मेरा डीएनए ऊपर की तरफ तैरने लग जाएगा, और डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को मैं बोलूंगी स्पूलिंग। स्पूलिंग। हाँ, मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। अब मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो तो डीएनए के फ्रेगमेंट के साथ ही आया है, लेकिन मेरे को डीएनए के फ्रेगमेंट की तो जरूरत ही नहीं है, तो मैं चाहती हूँ स्पेसिफिक लोकेशन से काट दूं। तो अब मैं अपने सारे मटेरियल को किससे ट्रीट करूंगी? एंडोन्यूक्लियस। बेटा हाथ नीचे कर लो, अभी हम ओपन आंसर कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद स्पेसिफिकली पूछूंगी ना तब करना। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से मैंने काट दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को तो काटा और भी कुछ डीएनए के फ्रेगमेंट्स को काट दिया। अब मैं चाहती हूँ सारे फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज अलग हो जाए, सो मैं कौन सा प्रोसेस करूंगी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। गुड। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद मुझे सारे फ्रेगमेंट, छोटे साइज के फ्रेगमेंट मुझे कौन सी साइड मिलेंगे, एनोड या कैथोड? एनोड। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद मुझे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब मेरे को वो जेल से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, मैम आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है?
तो अब मुझे उस जेल से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट खोद के निकालना है। उस प्रोसेस को क्या बोलूंगी मैं? इल्यूजन। 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 अब इल्यूजन करने के बाद मुझे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट की एक ही कॉपी है, मुझे इसकी मल्टीपल कॉपी बनानी है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे कर पाऊंगी? पीसीआर। हाँ, पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो मेरे पास मल्टीपल कॉपीज आ गई मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। तो बहुत सारी कॉपीज बन गई मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट की, राइट। यहाँ तक क्लियर है सबको प्रोसेस? मैम। अब हम क्या चाहते हैं? अब व्हाट वी वांट इज कि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करे। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि है तो जीन ही ना। कोई भी जीन प्रोटीन कौन से प्रोसेस से बनाता है? ट्रांसलेशन। इसको ट्रांसलेशन करने के लिए एंजाइम चाहिए होंगे ना। ट्रांसलेशन में टीआरएनए चाहिए होता है, राइबोसोम चाहिए होते हैं, राइबोसोम्स चाहिए होते हैं। तो वो सब तो सेल के अंदर मिलेगा, और ये तभी कर पाएगा जब ये किसी सेल के डीएनए में घुस जाए, राइट। कुछ इसी तरीके का प्रोसेस होगा। तो मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अब डालना चाहती हूँ किसमें? कौन से सेल में? जिससे मेरा प्रोडक्ट होस्ट सेल। हाँ, होस्ट सेल में डालने के दो तरीके, या तो मैं डायरेक्टली डाल दूं या वेक्टर के थ्रू। वेक्टर के थ्रू। वेक्टर के थ्रू डालूं, राइट। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डन। मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चले आगे। मैम। सबसे पहला जीन ऑफ अपने सॉरी सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा निकाला था? हिंटू, ठीक है। हिंटू क्या होता है? एक ऐसा एंडोन्यूक्लियस है सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, इकोलाई के अंदर निकाला था। लेकिन एक बात बताओ, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता क्या है? डीएनए को काटता है। कहाँ से काटता है? साइड से। रिस्ट्रिक्शन साइट। हाँ, रिस्ट्रिक्शन साइट से काटता है। तो मैं यहाँ बना दूं, लेट्स से ये मेरा हिंटू है, चलेगा? ये मेरा हिंटू है, इसने जाके डीएनए को काटना था स्पेसिफिक साइट से। तो लेट्स से ये इकोलाई है, मैंने इकोलाई से हिंटू को निकाल लिया, ठीक है। और अब मैं यूज कर रही हूँ। मुझे एक बात बताओ, इकोलाई के पास भी तो अपना डीएनए था, तो उसने उसके अपने डीएनए को क्यों नहीं काटा? रिस्ट्रिक्शन साइट्स तो इसके डीएनए पे भी मिल ही जाएगी घूम फिर के, तो इसको इसने खुद के डीएनए को क्यों नहीं काटा? वो इनएक्टिव होगा। नहीं, एक्टिव होता है। पता है क्यों नहीं काटा? क्योंकि जब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाल रहे थे ना, तो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने हिंटू तो निकाला था, उसके साथ एक और एंजाइम निकाला था। दिख रहा है आपको? एंजाइम बनाया मैंने, इसका नाम है मिथाइलेज, ठीक है। तो बैक्टीरिया से हमें दो एंजाइम मिलते हैं, एक तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी मिलता है और एक हमें मिथाइलेज भी मिलता है। मिथाइलेज पता है क्या करता है? मिथाइलेज जहां पर भी हिंटू की रिस्ट्रिक्शन साइट्स थी, हाँ हाँ मैम हिंटू है वो इकोलाई से मिलता है। हाँ मैम बाकी भी और बैक्टीरिया में भी होता है। हाँ हाँ, बहुत सारे बैक्टीरिया में होते हैं, उन्हीं से निकालते हैं हम लोग। हम बैक्टीरिया से निकालते हैं मेनली। मैम जो इकोलाई होता है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। इकोलाई? बेटा इकोलाई हमारी बॉडी के अंदर तो नहीं होता, इकोलाई हमारी माउथ की कैविटी में मिल जाता है। सिस्टम के अंदर में जाके तो ये बीमारी कर देता है ना, डायसेंट्री कर देगा। आपने एक बैक्टीरिया बताया था जो कि हमारे बॉडी के अंदर रहता है पर हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं करता, वो कौन सा था? बॉडी के अंदर नहीं रहता, अंदर नहीं रहते वो हमारे माउथ कैविटी में रहते हैं, तो यहाँ तक तो कोई नुकसान नहीं करते। हाँ, अगर अंदर चले जाए तो फिर वो बीमारी कर सकते हैं, ठीक है। ये अंदर क्यों नहीं जाता माउथ से? बेटा ये इस तरीके से, मतलब एक्चुअली जब हम खाना वगैरह खाते हैं ना, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत मीडियम में है, तो दांतों वगैरह के साथ लग जाते हैं ये। लेकिन यहाँ पे इनको फूड मिलता है तो उसी के साथ ये अटैच रहते हैं, तो जनरली अंदर नहीं जाते हैं। मैंने कभी ऐसे नहीं सुना मुंह से चला गया हो, बट अगर हम कोई डर्टी फूड खाते हैं तो उसके साथ लग के हमारी बॉडी में चला जाता है। मोस्ट ऑफ द मतलब लाखों बैक्टीरिया आपको अपनी मुंह की कैविटी में मिल जाएंगे, बहुत सारे होते हैं। ओके मैम, ठीक है। नाउ तो ये मिथाइलेज क्या करता है, क्वेश्चन ये था ना। तो देखो जो बैक्टीरिया है ना, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो सिर्फ बैक्टीरिया समझो। जो बैक्टीरिया है उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी है और एक मिथाइलेज एंजाइम भी है। तो मिथाइलेज एंजाइम जाकर वहां लग जाता है जहां जहां पे रिस्ट्रिक्शन साइट थी। देखो फॉर एग्जांपल हिंटू कहां पर कट लगाता है? इसकी जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है ना, वो 6 बेस पेयर से बनी होती है, ठीक है। अब इसकी 6 बेस पेयर की सीक्वेंस आप मुझे कल बताओगे, ओके? गूगल करके आना, ठीक है जी। ये गूगल में मिलेगी और मिलेगी नहीं।
तो 6 बेस पेयर की सीक्वेंस है, लेट्स से मैं यहाँ बना देती हूँ, ध्यान से देखने से, वो छोटू सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इससे ना नीट का एक क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट का। देखो लेट्स से वो 6 जो बेस पेयर है वो ये लगे 1 2 3 4 5 6। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये आके यहाँ पर कट लगा देगा, राइट। हमें पता है ना, एक कट यहाँ लगाएगा, एक कट यहाँ लगाएगा और स्टिकी एंड बना देगा। तो मिथाइलेज क्या करता है, इन कट्स के पास जाके बैठ जाता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपनी रिस्ट्रिक्शन साइट पहचान ही नहीं पाता, इस वजह से वो कभी अपने ही डीएनए को नहीं काटता। समझ आया? मैम दोबारा मैम रिपीट कर दो। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं। मान लो मैंने कहा कि ये बैक्टीरिया है, बड़ा सा बना दूं, ठीक है, तो डब्बा बन गया। ये बैक्टीरिया नहीं, रुको सर्कुलर सा बनाती हूँ, लेट्स से दिस वन। मान लो ये मेरा बैक्टीरिया है, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि बैक्टीरिया के अंदर से हमें मिलता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मैं कैंची की तरह बना दूं? तो मैं ये कह रही हूँ कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मुझे यहाँ मिलता है बैक्टीरिया के अंदर से, मैं इसको बाहर निकालती हूँ और बायोटेक में यूज करती हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर था और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है डीएनए को कट लगाना स्पेसिफिक साइट पे, तो बैक्टीरिया का अपना भी तो सर्कुलर डीएनए है, राइट। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये वाला जो है ये कट लगाता है लेट्स से एडेनिन और ग्वानिन के बीच में, ठीक है, ये यहाँ कट लगाता है हमेशा। सो लेट्स से यहाँ पर एडेनिन और ग्वानिन की साइट है, यहाँ पर भी एडेनिन ग्वानिन की साइट है, तो कायदे से इसको अपना डीएनए भी तो काटना चाहिए ना, लेकिन ये काट नहीं रहा है, ये काट नहीं रहा है। काटता तो फिर ये बैक्टीरिया मर जाता ना, मिलता थोड़ी नेचर में। इसने काटा नहीं। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको बैक्टीरिया के अंदर एक और एंजाइम मिलता है जिसका नाम है मिथाइलेज। मिथाइलेज इज एन एंजाइम, लिख लो, इट्स एन एंजाइम। और ये क्या करता है, ये मिथाइल ग्रुप ऐड करता है। मिथाइल ग्रुप का सिंबल क्या होता है? मैम CH क्या? CH2, CH3, CH4। CH2 मिथाइल ग्रुप 2 रिस्ट्रिक्शन साइट। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन साइट पे मिथाइल ग्रुप डाल देगा। तो देखो जो भी आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो पहले स्टडी करता है ना पूरे डीएनए को, ऊपर ऐसे चक्कर लगाता है, फिर वो रिस्ट्रिक्शन साइट को ढूंढ लेता है, फिर वहां पे कट लगाता है। रिस्ट्रिक्शन साइट उसको कभी मिलती नहीं है क्योंकि उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप आके बैठा होता है। इस वजह से कभी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो कभी भी बैक्टीरिया के सेल के डीएनए को नहीं खाता। तो जहां से हम उसे निकालते हैं ना वो वहां पे तबाही नहीं मचाता, वो किसी और सेल में मचाता है। ये बात समझ आई? मुझे याद है CH3 होता है मिथाइल। मैम जो उसी के पास बैक्टीरिया होता है, मतलब कि उसके आसपास जो बैक्टीरिया होता है उसी के डीएनए, मतलब उसी का डीएनए लेता है वो। मैं बैक्टीरिया हूँ ना। अच्छा तेरी तुम्हारी स्किन के सेल है, यो मैम। तुम्हारे स्किन के सेल में डीएनए है। अब तुम्हारे स्किन के सेल के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। यो मैम। तुम्हारे स्किन के सेल के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ना वो तुम्हारे सेल के डीएनए को नहीं काटेगा, बाकी सबको काटेगा। यस मैम। ठीक है, और वो उसको क्यों नहीं काट रहा? क्योंकि वहाँ पे मिथाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है जो कि डीएनए के ऊपर लगा हुआ है और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे पहचान नहीं पाता। और कहाँ लगा हुआ है वो? मिथाइलेज। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी साइट पहचानता है डीएनए के ऊपर कट लगाने के लिए? रिस्ट्रिक्शन साइट्स पहचानता है ना। तो मिथाइल ग्रुप भी कहाँ लगा होगा? रिस्ट्रिक्शन साइट। हाँ क्लियर है? यो मैम। गुड। तो ये नीट का क्वेश्चन था एक। ओके ये बना लो, थ्योरी मैंने यहाँ लिखी हुई है, बना लिया? यो मैम। देखो अब ये बात हम यहाँ पढ़ लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इनसाइड बैक्टीरिया प्रिवेंट द वायरल डीएनए ग्रोथ। ये इसके अंदर इसलिए था कि अगर बैक्टीरिया को कभी कोई वायरस आके लग जाए ना तो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काट देता था, इसलिए बैक्टीरिया ने इसे डेवलप किया। वो तो हम इसे अपने लिए यूज कर रहे हैं ना। बैक्टीरिया की जिंदगी में क्या काम था इसका? वो बैक्टीरिया क्या करता था कि जो भी वायरस उसे इन्फेक्ट करने की कोशिश करता था ना उसको मरवाता था इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब तो हमने निकाल लिया। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डज नॉट अटैक इट्स ओन डीएनए। वो खुद के डीएनए को नहीं काटता। क्यों? क्योंकि मिथाइलेज एंजाइम ऐड कर देता है मिथाइल ग्रुप सारी रिस्ट्रिक्शन साइट पे। इसलिए जो हमारा कैंची है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो पहचान ही नहीं पाता कि कट कहाँ लगाना है। सो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुआ था वो हिंटू था। इसकी 6 बेस पेयर सीक्वेंस आप मुझे कल बताओगे। क्लियर? मैम हिंटू किसने डिस्कवर किया? कल बताएगी, जब तुम्हें सीक्वेंस बताएगी तभी पता चलेगा ना।
ओके मैम। ठीक है, चल नेक्स्ट। इसका वैसे पीवाईक्यू में सीक्वेंस तो नहीं है, लेकिन हिंटू का नाम बहुत बार है तो सबको आना तो चाहिए, एक बार का तो बनता है। चलो अब हम बात करते हैं, एक बार ना पहले बात कर लेते हैं कि मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको मैंने होस्ट में डाला, लेकिन डायरेक्टली डाला। ठीक है, तो पहले डायरेक्ट ट्रांसफर पढ़ ले, वो छोटू से है। मैम। डायरेक्ट ट्रांसफर से आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मतलब ये समझ लो ये पूरा टॉपिक, ये जितने भी मैं पढ़ाऊंगी ये पूरे 4 मार्क्स के ही हैं। ओके, इजी है। लेकिन देखो वेक्टर यूज नहीं हुआ तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेक्टरलेस। क्लियर? मैम। कौन सा जीन जानते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, नाउ देखो प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा होस्ट सेल है वो जनरली हम लेते हैं बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियल सेल के बाद सेल वॉल होती है जनरली, बिल्कुल होती है सेल वॉल। और दिक्कत सेल वॉल की है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर भी एडजस्टेबल है, सेल वॉल नहीं घुसने देता चीजों को अंदर, तो सेल वॉल के थ्रू किसी चीज को अंदर भेजना बहुत मुश्किल है। अब देखो जो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इट इज नथिंग बट ए डीएनए के फ्रेगमेंट ही तो है। और डीएनए होता कैसा है, क्या ये हाइड्रोफोबिक होता है या हाइड्रोफिलिक होता है? हाइड्रोफोबिक। डीएनए पड़ा कहाँ होता है, यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पड़ा होता है? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर किस में पड़ा होता है? क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम में पड़ा होता है। अच्छा, क्रोमोसोम किस में पड़े होते हैं? न्यूक्लियस। बेटे अगर ये सेल है तो सेल में बहुत सारा होगा साइटोप्लाज्म। फिर अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम बुलाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज आल्सो लिक्विड ना, तो इसमें अगर डीएनए पड़ा तो डीएनए होगा कैसे, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफिलिक। अगर फोबिक होता तो वो लिक्विड में पड़ा कैसे होता, समझ आया? प्लीज लिख लो, ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको मिल जाएगी। डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग और स्केरी। वाटर लविंग। लव वाटर है ना। अब चार्ज कौन सा होता है डीएनए पे, नेगेटिव। ये बड़ी बेसिक बात है लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। देखो तो मैंने क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि होस्ट सेल में चला जाए, तो एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोपोलेशन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक चार्ज। हाँ इलेक्ट्रिक शॉक। और पोरेशन मतलब पोर, पोर मतलब होल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या कहेंगे हम, आपको वोल्ट जानने की जरूरत नहीं है, पर लगभग अराउंड 100 मिली वॉट आप डाल देते हो, चार्ज देते हो, तो आप क्या करोगे, सेल लोगे, होस्ट सेल, और होस्ट सेल से क्या पास करोगे आप, इलेक्ट्रिसिटी। उसको इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। जैसे ऐसे रोड लगा के, आपने पिक्चर में देखा, अगर कोई मतलब बिल्कुल सेंसेस में ना हो तो उसके चेस्ट पे ऐसे लगा देते हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। होस्ट सेल को क्या देंगे हम, इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक देने पे क्या होता है, उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। ठीक है, सो पोर्स बन जाएंगे उसमें, और जैसे छोटे छोटे पोर्स बनते हैं वो टेम्परेरी होते, परमानेंट नहीं होते, तो टेम्परेरी पोर्स बनेंगे और उस पोर्स के थ्रू हम क्या कर देंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर। तो मतलब ऐसे समझे, कटोरी लो, इमेजिन कर लो, अब वैसे तो पेट्री डिश होती है, तुम घर में इमेजिन कर सकते हो, कटोरी लो, उसमें सेल डाल दो, आपका होस्ट सेल डाल दो और जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दो। फिर आप उस सेल को, जो आपने होस्ट सेल जा रहा है, उसको इलेक्ट्रिक करंट दो और छोड़ दो, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उसके अंदर चला जाता है, वो स्पेस बना लेता है अपने। समझ आया? ठीक है, सो दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोपोरेशन। लिखा? इस बार इस चीज को मैं साफ करूँ, यहाँ थोड़ा और साफ बना दो। तो पहला था ये। ठीक है, दूसरा है, हम एक और प्रोसेस करते हैं। इसके केस में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम उसको शॉक देते हैं। तो देखो हमें करना क्या है, हम हर बार किसको छेड़ेंगे, होस्ट सेल को छेड़ेंगे। तो होस्ट सेल क्योंकि जेनेटिक मटेरियल नहीं ले सकता, तो होस्ट सेल को हम क्या बनाते हैं, पहले कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब है काबिल, कि उसको इतना काबिल बनाओ कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने अंदर एंटर करने दे। ठीक है, तो एक और तरीका होता है होस्ट सेल को काबिल बनाने का। आप क्या करो, उसको, आपका होस्ट सेल लो, लेट्स से दिस इज योर सेल, और ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट पास में रखा है मैंने। ओके, अब आप क्या करो, होस्ट सेल को रखो आइस में, पहले उसको आइस ट्रीटमेंट दो, तो वो कैसा हो जाएगा, ठंडा, राइट। फिर उसको आप सडनली हीट में रख दो,
उसे गर्मी में रख दो। इलेक्ट्रिक करंट नहीं दे रहे हो आप, हीट में रख रहे हो लगभग 42 डिग्री सेल्सियस में। जब आप उसको सडनली 42 डिग्री सेल्सियस में दोगे तो फिर क्या होगा उसके साथ? गरम। गर्म। देखो अगर गरम। अगर आप अपना हाथ फ्रीजर में डाल दो और उसको रखो 5 मिनट्स के लिए, तो हार्ड हो जाएगी स्किन, थोड़ी कैसी हो जाएगी, रफ हो जाएगी या ऑयली? मैम रफ। अब उसको सडनली बाहर निकाल और एकदम धूप के नीचे रख, तो स्किन में सडनली पसीना आने लग जाएगा। तो स्किन का टेक्सचर चेंज हुआ ना। वैसे ही जब तुम उसको ठंडे में रखोगे फिर सडनली गर्म में रखोगे, तो क्या होता है कि गर्म में जाने से ना पोर्स खुल जाते हैं। ऐसे आपने सुना भी होगा कि गर्मी में आपके पोर्स खुल जाते हैं स्किन के, और ठंडी में बंद हो जाते हैं। पोर्स खुलेंगे, फिर आप उसको दोबारा ठंडी में रखो। जैसे दोबारा ठंडी में रखोगे ना, उन पोर्स के सील होने से पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर चला जाता है, ठीक है, और ऐसे आपका सेल बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हो। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको कैल्शियम आयन की जरूरत होती है, कैल्शियम आयन की। तो ये आपका नीट का क्वेश्चन था कि अगर सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है तो कौन से आयन की जरूरत होगी, तो कैल्शियम आयन विल बी यूज, ठीक है। और कैल्शियम को हम लिखते कैसे, कैल्शियम आयन्स को CH2 पॉजिटिव लिखते हैं ना। यस मैम। दिस इज अ बाइवेलेंट आयन। तो ऐसा भी लिख सकते हैं नीट में कि बाइवेलेंट आयन यूज हुआ था। क्लियर? इन दोनों से यही दो क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा मैंने तो कोई देखे नहीं। मूविंग ऑन। नेक्स्ट हमारे पास बस अब दो टेक्निक है, एक है माइक्रो इंजेक्शन और एक है जीन गन। अब मुझे बताओ, अगर अब किसी ह्यूमन को उसको गन से उड़ा दे, अलाउड होगा? नो। लेकिन अगर कोई किसी प्लांट पे गन चला दे तो इतना तो नहीं इशू होगा ना। हाँ, तो याद रखना, जीन गन इज ए टेक्निक जो यूज होती है प्लांट सेल पे, क्योंकि कोई केस नहीं बनेगा हम पे, ठीक है। और माइक्रो इंजेक्शन, इंजेक्शन हम जनरली लगाते हैं एनिमल सेल को। क्लियर? पहला नीट का क्वेश्चन ये बनता है कि ये यूज कहाँ होती है, एक्चुअल में आता है इससे क्वेश्चन, ठीक है, पीछे वाले से ज्यादा इससे क्वेश्चन आता है ना। जीन गन को ही बायोलिस्टिक भी बोलते हैं। तो देखो माइक्रो इंजेक्शन समझते हैं पहले। आपको याद है ICSI टेक्निक क्या होता था? एक बच्चा बताया, हाथ खड़े करो, एक बच्चा। हाँ सरला। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें करते क्या है? मैम इसमें एग के साइटोप्लाज्म में स्पर्म की इंजेक्शन कर लेते हैं डायरेक्ट। हाँ वेरी गुड, शाबाश। सेम चीज करेंगे हम। होस्ट का जो सेल है ना, ये जरा होस्ट का सेल है, ग्रीन कलर से मैंने बनाया, दिख रहा है? तो मैंने होस्ट का सेल को क्या किया, होस्ट के सेल को एक तरफ से पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, एक पिपेट से होल्ड कर लिया येलो वाली से, और दूसरी तरफ मैंने इंजेक्शन के थ्रू अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली अंदर डाल दिया। तो इसको हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। क्लियर? अब मैं गन में क्या करूंगी, गन में क्या डलती है? हाँ, तो ये स्पेशल गन होती है जिन्हें बायोलिस्टिक भी कहते हैं। इनमें जो गोलियां यूज होती है वो गोल्ड या टंगस्टन की होती है, ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। इसके आसपास मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाऊंगी। बहुत टेक्निकल प्रोसेस है, हाथों से नहीं करते, बहुत ध्यान से देख के किया जाता है, अंडर माइक्रोस्कोप सब कुछ होता है। तो जो गोल्ड एंड टंगस्टन की बुलेट्स है ना, बुलेट के आसपास मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाऊंगी और उसे गन में डालूंगी, और इस गन पे जो भी हमारा सेल होगा ना, प्लांट सेल, उस पर फायर कर दूंगी। जैसे ये गन है और इसे मैंने सेल पे फायर कर दिया, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट सीधा सेल के अंदर चला जाता है। ठीक तो ये थे हमारे वेक्टरलेस मेथड, क्योंकि कोई वेक्टर इसमें यूज नहीं हुआ। क्लियर है सबको? ये होती है, बोलो। ये बड़ी होती है, नॉर्मल साइज की होती है, छोटी होती गन्स है। तो बड़ी होती है, बुलेट्स बहुत छोटी होती है। गन्स बड़ी मैम जो डीएनए होता है फिर वो तो बहुत ज्यादा छोटा होता है, वो कैसे फिर तभी तो मैंने कहा ये जो गोल्ड की जो बुलेट्स है ना, हम इसको ऐसे नहीं करते हैं। ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी का माइक्रोस्कोप्स होते हैं, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की स्टेनिंग के बाद उसको हम ऑपरेट करते हैं और हमें वो सब स्क्रीन पे दिखता है। तो ये बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस होता है, हम वैसे नहीं करते जैसे नॉर्मल गन की बुलेट दिखेगी ना, वैसे नहीं दिखती। तो इसको बहुत ही ज्यादा टेक्निकल तरीके से किया जाता है। ठीक है, चले आगे। चलो फिर पढ़ लेते हैं अब हमारे। देखो कौन कौन से टॉपिक हो गए, देखो हमने ट्रांसफर ऑफ ये कर लिया, ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विदाउट वेक्टर। पीसीआर तो हो गया हमारा, ये वाला हो गया प्रोसेस। अब हम पढ़ने पा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। ओके जी, चलो सोना नहीं है, पता चल जाता है, सोना नहीं होता। कितनी बार बोला मैंने, तो सोएगी तो मैं भी सो जाऊंगी। तक मैं नहीं सोई हूँ। नहीं सोई हूँ, अच्छा
देखो वेक्टर क्या होता है, आपको याद है ना, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा था, तो वो कौन सी डिजीज थी, मलेरिया, उसमें वेक्टर कौन था? मॉस्किटो था उसका नाम। हाँ बोलो रिया। मैम फीमेल मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस, वेरी गुड, मॉस्किटो था उसका नाम। अच्छा ऐसे बोलते हैं, फीमेल एनोफिलिस, वेरी गुड। वो वेक्टर था ना जो कैरी करता है रिएक्शन में, क्या काम है उसका, कैरी करके पहुंचाना है चीजों को, ठीक है। तो वेक्टर्स ना हमें स्पेशल टाइप के चाहिए, वेक्टर ऐसे किसी को नहीं बना सकते। तो जो वेक्टर हम जनरली यूज करते हैं वो दो तरीके के यूज करते हैं। एक हम वेक्टर लेते हैं, देखो हाँ मेरे को पता, तो प्लाज्मा बोलने वाली है, इससे पहले समझते हैं। देखो वेक्टर वो चीज होगा होगा तो कोई जेनेटिक मटेरियल ही, उसी के साथ जाके हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, है ना। तो वेक्टर एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए जिसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने पास लगाए, देखो जीन ऑफ इंटरेस्ट अपने पास लगाए। एंड इस जीन ऑफ इंटरेस्ट, जब ये वेक्टर अपने आप में मल्टीप्लाई होगा ना, रेप्लिकेट करेगा, तो इसी के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट कर जाए, मतलब इसके पास रेप्लिकेशन की पावर होनी चाहिए, है ना। यो मैम। यही तो चाहते हैं ना कि होस्ट सेल के अंदर ही जाए और अपने आप रेप्लिकेट करे और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा दे, ये चाहते हैं, नंबर इंक्रीज हो, तो वेक्टर्स हमारे पास यूनिक होने चाहिए, राइट। अब देखो जर्नली हम जो वेक्टर यूज करते हैं, बोलो मनीषा। जो जीन गन मेथड होता है उसमें फिर क्या सीधे डीएनए से अटैच होता है? दोबारा बोल। मैम जो फिर जीन गन मेथड होता है उसमें जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डीएनए से डायरेक्ट अटैच होता है। हाँ, इसलिए इन मेथड्स की ना सक्सेस रेट बहुत कम होता है, तभी हम ज्यादा प्रेफर करते हैं वेक्टर वाला मेथड। ये इंश्योर करता है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे चला गया है। लेकिन जो पिछले मेथड थे ना, उसके चांस फैक्टर है, शायद डीएनए जाए चाहे ना जाए, पर हाँ वो डायरेक्टली अटैच होता है, उसको इस इंटेंसिटी से फेंका जाता है। ओके। ठीक है, अब देखो तो वेक्टर के लिए हमें जो सबसे पहले पढ़ना है दैट इज अ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता क्या है? तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। अच्छा, और प्लास्टिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेड़ा गर्क। गल दोनों उल्टे बोले, उल्टे। प्लांट में होता है। क्या बोली जा रही हो? पहले तो तू खा क्या रही है बोलने से पहले, कितनी बार बोला क्लास में खाया मत कर, मुझे भूख लगती है। वो खा के बोल रही है, इसने 3rd नंबर पे बोला। प्लाज्मिड और प्लास्टिड में छोटा सा फर्क होता है। प्लास्टिड क्या होता है? कौन है ये, बोलना। समोसा है मैम। पहले हंस ले बेटा, हंस ले, अपने आप पे हंस ले। समोसा है मैम। मैम मैं नहीं हंस रही, तानिया बोल रही कि समोसा है। मैंने ये नहीं बोला था, मुझे बता, मैं बोल रही थी जो भी खा रही है मुझे मत बताइयो। अब मेरे समोसा खाने का मन कर गया, और यहाँ समोसे अच्छे नहीं मिलते। यहाँ पे पता तुम्हें समोसा किसके साथ देते हैं? वो बड़ी सी मिर्च होती है ना, हरी वाली, उसको डीप फ्राई करके देते हैं, उसके ऊपर मसाला लगा के। हाँ, मैं उस दिन मेरा बहुत समोसा खाने का मन था, मैं ले आई, बिल्कुल तिकोना समोसा, इतना तीखा सा था ना, तिकोना। मैं कहा यार बड़ी टेक्निकल तरीके से बनाया है उन्होंने, ट्रायंगल बना के दिया है। तो वो लेकर आई मैं, उसमें भी कड़ी पत्ता था। एक तो मैं परेशान हूँ, हर चीज में कड़ी पत्ता डलता है, कितना खाएगा इंसान। यार वो मिर्ची के साथ दिया, चटनी भी नहीं थी। पहले तो मैंने चटनी ढूंढी, मैं कहा कहाँ है, चटनी मिली नहीं। उसके बाद मिर्ची का समोसा दिया, और उसके अंदर भी कड़ी पत्ता समोसा। अब तू बता, तू खुद तो समोसा खा रही है, मैं कैसे जीऊंगी? तुम लोग बिल्कुल सपोर्टिव नहीं हो। कोई ना बेटा, कोई ना, किसी दिन मेरा दिन जाए, कुछ अच्छा खा रही होंगी ना, तुम्हारी क्लास का वेट करूंगी मैं, पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगी फिर खाऊंगी। चलो, प्लास्टिड आपको मिलता है, इफ यू रिमेम्बर, क्लोरोफिल सुना है कभी? जी मैम। प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड्स आर द ऑर्गेनेल, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोफिल, क्रोमोफिल्स, आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। सो दीस आर ऑर्गेनेल्स है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ, जो आपने पढ़ा होगा इन द केस ऑफ, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल सबसे इजी दे देती हूँ, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज काइंड ऑफ, इट्स अ टाइप ऑफ अ प्लास्टिड जो यूज होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। प्लाज्मिड इज द वन जो तुमने बोला था, वो ये है, दिस इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ध्यान से सुनना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, आपको मिल जाएगा PYQ पे, इसी पे। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है पहले तो ये,
होता कैसा है देखने में? सर्कुलर। डबल स्ट्रैंडेड होता है। और कैसा होता है शेप? जैसे तुमने बिल्कुल सही बोला, सर्कुलर। सर्कुलर डीएनए होता है ये एक तरह से, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, सर्कुलर डीएनए ही होता है, पर सेल का मेन डीएनए नहीं होता, तो मैं बस सर्कुलर लिखूंगी। स्पेशल बात क्या है, क्योंकि ये वेक्टर है ना, हमने इसे वेक्टर की तरह क्यों यूज किया? बिकॉज इट कैन रेप्लिकेट। यस, इट कैन रेप्लिकेट। और रेप्लिकेट करने के लिए कौन सी साइड चाहिए? कौन सी साइड चाहिए होती है? Origin of इट replication. है ओरी। वेरी गुड, वेरी गुड। इट सेड ओरी। ओरी इज origin of replication। शाबाश। किसमें मिलता है बेटा? DNA. ओ देवी माँ, डीएनए के अंदर मिलता है। उठ दूं तुझे पकड़ के? अरे बाबा, प्लाज्मिड कहाँ मिलते हैं? तुमने प्रोकैरियोटिक सेल नहीं पढ़ा फिर, इसका मतलब है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है बैक्टीरिया। बेटा बैक्टीरिया के अंदर आपको भरपूर मिलते हैं प्लाज्मिड। एक भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं बैक्टीरिया में, ठीक है। ये है इसके प्लाज्मिड्स, बहुत मिलेंगे आपको बैक्टीरिया में। और ये उसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, तो ये तो उसका अपना सर्कुलर डीएनए है, और ये आपको मिल रहे हैं प्लाज्मिड। समझ आई? डीएनए है बैक्टीरिया के पास, ठीक है, बढ़िया चल रही है उसकी जिंदगी। अगर मैं उसमें से प्लाज्मिड निकाल लूं, क्या वो बचेगा या मर जाएगा? कौन बचेगा? बचेगा। यस। क्यों बचेगा? इसके पास भी तो जीन है, फिर बचता क्यों है? बिकॉज प्लाज्मिड के पास होते क्या है, मैं यहाँ लिख लूं पॉइंट, दैट इट हैज नॉन इजेंशियल जीन। ये लिखो, ये क्वेश्चन है। नॉन इजेंशियल जीन, इजेंशियल जीन्स होते हैं जिसके बिना आप जी नहीं सकते, प्लाज्मिड के बाद नॉन इजेंशियल जीन्स होते हैं। समझ आई? इसलिए इसके बिना आपका सेल जी जाता है। नॉन इजेंशियल जीन में से फॉर एग्जांपल आपने देखा है ना, आप एक तरह का बैक्टीरिया, डॉक्टर बोलता है ना एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स किया करो, बीच में मत छोड़ा करो। डॉक्टर ऐसे क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब आप एंटीबायोटिक कम खाते हो और कोई बैक्टीरिया सर्वाइव करता है ना, उसके प्लाज्मिड में ऐसे जीन आ जाते हैं जो उस एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने लग जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ना, वो मॉडिफिकेशन उसके प्लाज्मिड में ही होती है। वो जो स्पेशल वाले जीन्स है वो उसके प्लाज्मिड में होते हैं। समझ आई? ये है हमारा मेन पॉइंट्स अबाउट प्लाज्मिड। इसे लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। मैं एक सेकंड चार्जिंग पे लगा दूं। डन? मैम। अब मैं जो तुमको बताने वाली हूँ वो टेक्निकल है, ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। देखो, हमने प्लाज्मिड देखते हैं नेचुरल, हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, वेक्टर्स है। कुछ वेक्टर्स है जो हम एक दो प्लाज्मिड को मिलके लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो सबसे पहला आर्टिफिशियल वेक्टर जो हमने लेबोरेटरी में बनाया था साइंटिस्ट ने, दैट इज PBR 322। टी छोटा रहेगा तो इसको भूलना मत, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली फॉर्म्ड वेक्टर इन लैब। ओके जी, क्लियर? ठीक है। सो देखो, आपसे इसे नॉमेनक्लेचर पूछ लेंगे, बहुत इजी है। P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, ये बताता है आपको कि वेक्टर कुछ नहीं है बट एक प्लाज्मिड ही है। BR स्टैंड फॉर द साइंटिस्ट जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था, बॉलिवर एंड रॉड्रिक, ठीक है। एंड 322 इज द प्लाज्मिड नंबर। देखो, एक बैक्टीरिया से बहुत प्लाज्मिड्स निकलते हैं, तो ये 322 नंबर का प्लाज्मिड था जो फाइनली एज ए वेक्टर काम करने लगा था, ठीक है। तो ये इसकी सीक्वेंस है, इसकी नेमिंग पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब थोड़ा सा रेटिफिकेशन आएगा। अब देखो, बहुत बहुत छोटी सी बात है ये, ध्यान से सुनना। मैं पेज यहाँ ऐड करूंगी, मेरे पास रहा, तुम खुद सोचना, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको जल्दी नहीं है हमें समझने की, बस तुम्हें समझ आना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें समझ आया तभी तुम इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निकाल सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन नहीं लगेंगे इस पे फॉर श्योर, ठीक है। तो जितना टाइम लगेगा उतना लगाएंगे, लेकिन समझना अच्छे से है। I mean, और क्लास लगाएंगे, ऐसा नहीं मैं तुम्हें बिठाऊंगी अभी। देख बेटा, मेरे पास है जीन ऑफ इंटरेस्ट। मैं चाहती हूँ जीन ऑफ इंटरेस्ट जो मेरा प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड सर्कुलर सा दिखाते हैं ना, मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा प्लाज्मिड है, साथ साथ बना लेना, ठीक है। मैं चाहती हूँ इस प्लाज्मिड में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगे
यानी कि मैं कुछ ऐसा चीज चाहती हूँ ना, ध्यान से देखना नीचे, ना समझ आए मुझे वहीं टोक देना। ऐसा चाहती हूँ जीन ऑफ इंटरेस्ट लग जाए, यो मैम। तो ये दोनों अटैच हो गए, और मैं चाहती हूँ कि किसमें एंटर कर जाए। हाँ, होस्ट सेल का अपना डीएनए जो नॉर्मल काम कर रहा है, तो डीएनए अपने हिसाब से डिवाइड होगा, पर मैं चाहती हूँ मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट के तो मल्टीपल कॉपीज बन जाए ना, तो ये इसके अंदर जाएगा। और क्योंकि प्लाज्मिड के पास क्या होता है, ओरिजिन पूरी, हाँ, तो ये जल्दी से बहुत सारी कॉपी बनाएगा। तो मतलब कि जब ये मेरा सेल डिवाइड होने लगेगा ना, ध्यान से देखना इस बात को, जब ये मेरा सेल डिवाइड होने वाला होगा, बैक्टीरिया सेल, तो 2 कॉपी बना देते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? बना लिया यहाँ तक? मैम। ये मेरी इमेज 1 है, ये मेरी इमेज 2 है, ये मेरी इमेज 3 है। 3 के आगे बना रही हूँ, ध्यान से देखना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब मल्टीपल कॉपीज बने, जैसे ये एक बैक्टीरिया था और ये अल्टीमेटली बैक्टीरिया ने 2 में डिवाइड तो होना ही है, राइट? तो जब ये डिवाइड होगा तो इसके अंदर मेरा प्लाज्मिड भी डिवाइड होगा। तो एक बार डिवाइड हुआ ना यहाँ पर पूरा का पूरा सेल, लेकिन प्लाज्मिड तो मल्टीपल टाइम तब तक डिवाइड हो चुका होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ प्लाज्मिड में लग कर जाए। देख रहे हो तुम हर सेल में कितनी सारी कॉपीज है। मैम। और मैं ऐसा क्यों चाहती हूँ, ताकि बहुत सारा प्रोडक्ट मिले ना मुझे। जीन ऑफ इंटरेस्ट एक ही क्यों बने, बहुत सारे बन जाए। यही था ना हमारा सपना, मैम। राइट? सो इसमें सबसे क्रूशियल पार्ट अब क्या बचा कि मुझे करना क्या है, कौन सा स्टेप सबसे डिफिकल्ट है अब? मैम जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकालना। नहीं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर इस प्लाज्मिड के साथ लगाना। लगाना भी तो चाहते हो तुम, जीन ऑफ इंटरेस्ट को चिपकाओगे कैसे? पॉइंट है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाना है उसके साथ, वेक्टर के साथ। तो हम ये समझेंगे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में कैसे लगाया जाता है। क्लियर? मैम। देखो, फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जो लेबोरेटरी में बना था वो PBR 322 है। ये थ्योरी मैंने लिख रखी होती है इन केस कभी मैं लिखना भूल जाऊं तो, इसलिए। ठीक है, अब आता है हमारा वेक्टर, और मुझे करना है वेक्टर के ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाना है। अगर तुम वेक्टर के ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाना चाहते हो तो तुमको पहले पता तो होना चाहिए ना वेक्टर दिखता कैसे है। मैम। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कोई टॉप खरीदूं, अरे तो जिससे मैं टॉप लेने जा रही हूँ उसे पता तो मैं कैसे दिखती हूँ, मेरी हाइट पता होनी चाहिए, मेरा कॉम्प्लेक्शन पता होना चाहिए, मेरी फिगर पता होनी चाहिए, तभी तो अपने को टॉप मिलेगा मेरे साइज का। सही बात है। तो तुम चाहते हो जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर में लगे, तो पहले तुम्हें क्या कहते हैं वेक्टर के बारे में पता भी तो हो, है ना? तो आओ वेक्टर बना लेते हैं PBR 322। एनसीईआरटी खोलो और आपको ऐसे सर्कुलर सा वेक्टर बना मिलेगा। फटाफट पेज नंबर बताओ, ढूंढ के ढूंढो। 169। 199 199 नई बुक में 169। 169 मिल गया। अब देखो, एक तो होता है वेक्टर और एक होता है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? अच्छा, मार्कर होता क्या है वैसे इंग्लिश में? मार्कर हम कहाँ यूज करते हैं? किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं ना मार्कर्स जनरली। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स वो स्पेशल डीएनए की सीक्वेंसेस है। सिलेक्टेबल मार्कर्स वो स्पेशल वाली सीक्वेंस है जो उस प्लाज्मिड को हाईलाइट करती है। ठीक है, उस प्लाज्मिड को स्पेशल स्ट्रक्चर स्पेशल फीचर देती है। देखो वेक्टर तो मैंने बोल 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 मैम आइडेंटिफाई करने में हेल्प भी करती है। हाँ, वही स्पेशल फीचर देती है जिसकी वजह से मैं उसे आइडेंटिफाई कर लूंगी। ठीक है, तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आपको पता है PV संधू कौन है? मैम। कौन है? बैडमिंटन प्लेयर। हाँ, शी इज एन एथलीट, राइट? तो देखो हम कैसे याद करेंगे। आपको पता है अगर ये मेरा वेक्टर है, पूरा सर्कुलर है, ये सही बात है। मैम। अगर मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है तो मुझे इसे कहीं पे काटना पड़ेगा ना। मैम। काटूंगी तभी तो मैं वहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट डालूंगी। मैम। तो जहाँ पे मुझे इसे काटना है वो जगह हमें पता चलनी चाहिए। तो ये जो PBR 322 है ना, लैब में बनाया गया है। अगर ये मैं किसी बैक्टीरिया में डालू ना तो वो 2 एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट बन जाता है। ठीक है, 2 एंटीबायोटिक के वो रेजिस्टेंट बन जाएगा। मतलब कि अगर ये मेरे पास छोटी सी कटोरी है और इसमें मैंने एक एंटीबायोटिक डाली जिसका नाम है, ध्यान से सुनना, एम्फिसिलिन। तो अगर बैक्टीरिया जो इसके अंदर उग रहा है, इस बैक्टीरिया के अंदर अगर PBR 322 प्लाज्मिड है तो वो सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है उसके पास। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन कहाँ पर है? यहाँ पर पड़ी है।
ये वाले रीजन दिख रहा है आपको, ऐसे लिखा होगा एम्पिसिलिन, मिला? यो मैम। ठीक है? और एक और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसके पास, उसे क्या बुलाते हैं हम? राइट साइड पे लिखा होगा TET। मैम TET लिखा है। टेट्रासाइक्लिन, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो Yeah, ma'am. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है। ठीक है, अब इन जीन्स के पास काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, आपको पता है ना, एंडोन्यूक्लियस एक पर्टिकुलर साइट पे काटता है। Yeah, ma'am. अभी तक आपको कौन सा एंडोन्यूक्लियस का नाम पता है? Hindu. है ना? अब आपको बहुत सारे एंडोन्यूक्लियस के मैं नाम बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला नाम हम याद करेंगे पीवी संधु से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो सीक्वेंस लिखिए, क्या लिखा है? यो मैम। अभी UI। मैम हिंटू। पीवी सिंधु। बेटा देखो बुक में देखना स्टार्ट करो, एम्पिसिलिन आपको, यो मैम। Yeah, ma'am. एम्पिसिलिन मैम। आपको यहाँ पे सीक्वेंस ली होगी PVU1 PST। PVU1, हाँ, तो आपने याद करा PV से PVU1, ये एक क्या है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और दूसरा वाला एम्पिसिलिन के पास कौन सा है? PST1। PS1। PE1। T1, हाँ, तो हमने कैसे याद करा? PV से संधु, याद रहेगा? Yeah, ma'am. PVU and PST1, PVU1 and PST1 क्या है? They are two restriction endonucleases. Clear? Yeah, ma'am. अब दूसरी तरफ आओ, आपने ऐसा नाम सुना है बंसल सर? बंसल एकेडमी से मैंने यो मैम। नेट के लिए पढ़ा था तो मुझे याद है, तो हम बंसल से याद करेंगे। तो यहाँ पे देखो टेट्रासाइक्लिन के अंदर क्या सीक्वेंस है? AMHI। नहीं, टेट्रासाइक्लिन के अंदर मैम SAS1। Ma'am, H1 साल। एक बच्चा हाथ खड़ा करो, BAS1। एक बच्चा हाथ खड़ा करो, एक बच्चा हाथ खड़ा करो। मनीषा, टेट्रासाइक्लिन के अंदर कौन सी सीक्वेंस है? Ma'am, BAM H1 and SAL1। हाँ, बाम H1 एंड सेल, ठीक है, सेल 1। तो BA से बंसल, BAS, बंसल एकेडमी मुझे ऐसे आता है। ठीक है, हो जाएगा यार। नीट क्वेश्चन पूछता है आपसे, टेट्रासाइक्लिन में आपको किसकी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइड मिलती है? तो बाम H1 इज नथिंग बट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, PVU1 इज आल्सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, PST1 इज आल्सो, सेल 1 इज आल्सो। क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो आपको ऊपर ना इतने से फ्रेगमेंट में ध्यान से देखना, सारे बच्चे वहां पे देखो, इसको लेबल करना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन आते हैं सीधी लेबलिंग से। ये इतना सारा फ्रेगमेंट है प्लाज्मिड का, ठीक है, Yeah, ma'am. और इस फ्रेगमेंट के अंदर आपको बहुत सारे नाम दिख रहे हैं। तो प्लाज्मिड का फ्रेगमेंट जहां पे आपको बहुत सारे कौन मिल रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विद मेनी साइट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ध्यान से सुनना, अगर आपको एक फ्रेगमेंट मिले छोटा सा जहां पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के काटने की साइट पड़ी है, ऐसे वाले फ्रेगमेंट को हम बुलाते हैं क्लोनिंग साइट्स। समझ आया? ठीक है, तो ये थर्ड वर्ड है क्लोनिंग साइट, अभी इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो क्लोनिंग साइट को मेरे को कैसे याद है? एक हम बोलते हैं ना, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आप क्लैप करो, क्लैप, फिर जय हिंद। क्या किया आपने? क्लैप और जय हिंद, दो चीज करी। तो अब मुझे एक बच्चा हाथ खड़ा करो और बताओ क्या क्या साइड्स है यहाँ पे? एक बच्चा हाथ खड़ा करो। प्रीति बता बेटा। ECO। बोलो। सी क्या? इको R1 है बेटा, सी कहाँ से आ गया? मैम ECORI। हाँ, मतलब इको one। R1, हाँ Yes, इको ma'am। R1 और CLA1। क्लेवन और HIND3। हिंड 3। हिंड 2 नहीं है, Yes। ये 3 है, राइट? Yes, ma'am। याद रहेगा, क्लैप और हिंड से आपको याद रह जाएगा। यो मैम। क्लैप और जय। इको R1 आपको याद करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे पास ट्रिक नहीं है, इतना याद हो जाएगा। अब आपको देखिए ओरी दिख रहा है, ओरी, ओरी के अंदर भी एक रिस्ट्रिक्शन साइट पड़ी है। ओरी के पास एक और रीजन मिलेगा आपको, रोप, रोप के पास भी रिस्ट्रिक्शन साइट बनी है, क्या नाम लिखा है? PVU। PVU2, याद रखना PVU2 नीचे आता है,
PB1 ऊपर आ रहा है। तो देखो ये ऊपर वाली साइड है ना, ये सारी 1 1 वाली है, तो इससे कंफ्यूजन होती है PBU1 एंड PBU2। अब याद रह जाएगा, लेबल हो गया सारा का सारा, मैम मैम क्लियर है। देखो अब एक बार करके देखते हैं, तो वेक्टर क्या होता है? प्रिया बताना, प्रिया वेक्टर क्या होता है? कोई और बता दो, अगर नहीं बताना इसमें तो मनीषा। मैम प्लाज्मिड यूज्ड टू ट्रांसफर इंटरेस्ट इन होस्ट सेल। क्या होता है? मैम प्लाज्मिड यूज्ड टू ट्रांसफर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट सेल। हाँ, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल में डालने के लिए होता है। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? मैम जो जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगेगा कि वो साइट को आइडेंटिफाइड करने के लिए होते हैं, जो सीक्वेंस ऑन वेक्टर, ये वेक्टर के ऊपर सीक्वेंस होती है आइडेंटिफाई दैट गिव स्पेशल फीचर। ध्यान से सुनो, स्पेशल फीचर टू वेक्टर। ठीक है, नहीं गलत बोल रहे हो, ध्यान से देखो। वो उसका आगे का फंक्शन है। मैं पूछ रही हूँ सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, तुम मुझे बोल रहे हो वो काम क्या करता है। मैं सिलेक्टेबल मार्कर पूछ रही हूँ। वो एक सीक्वेंस है वेक्टर के ऊपर जो स्पेशल फीचर देता है उस वेक्टर को। ठीक है, जैसे कि ये देखो एम्पिसिलिन है ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ये जीन की सीक्वेंस है ये ATGC वाली। ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ये। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, इस पूरी सीक्वेंस को ध्यान से देखना सारे, इस पूरी सीक्वेंस को मैं बोलूंगी सिलेक्टेबल मार्कर, क्योंकि अगर मैं एम्पिसिलिन के अंदर इस पर्टिकुलर वेक्टर के साथ वाले बैक्टीरिया को डाल दूं तो क्या वो मरेगा? हाँ, आपने क्या पूछा? कि ये वेक्टर है ना बैक्टीरिया के अंदर, इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे बैक्टीरिया को, ये पूरा मेरी पूरी स्क्रीन बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको मैं एम्पिसिलिन के मीडियम में डाल दूं, एम्पिसिलिन केमिकल के मीडियम में डालूं, तो क्या ये बच जाएगा या मर जाएगा? बच जाएगा। बच जाएगा, है ना। तो ये यूनिक फीचर है। लेकिन मैं और कोई बैक्टीरिया डालूं जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, वो बचेगा या मरेगा? वो मर जाएगा। तो इस बैक्टीरिया को, इस वेक्टर को स्पेशल फीचर दिया ना इसने, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ने, यो मैम इसको मैं कहूंगी सिलेक्टेबल मार्कर। समझ आया? मैम तो इसमें जैसे मैम ये सिर्फ अपने उसको डालना है तब नहीं मारेगा, और अगर कोई अदर डाल लेगा तो मार देगा उसको। क्या क्वेश्चन दोबारा पूछ। मैम ये सिलेक्टिव मार्कर एक बार रिपीट करना, जैसे इसमें जीन में जो डाला वो। दोबारा सुनो, तुम्हें मैं कंडीशन देती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना स्क्रीन को, क्योंकि तुम यहीं फंसोगे, है ना, यही समझना बस। एक कंडीशन A है, एक कंडीशन B है। ठीक है, सबको क्लियर? देखना, ठीक है? ये मेरे पास एक कंटेनर है, यहाँ भी मेरे पास एक कंटेनर है। मैंने यहाँ पर डाल दिया एक बैक्टीरिया, मैंने यहाँ पे भी डाल दिया एक बैक्टीरिया। ओके, इस बैक्टीरिया के पास अपना DNA है, अपने को कोई लेना देना नहीं उसके DNA पे, हम फोकस करेंगे वेक्टर पे। इसके पास जो, सॉरी प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड पे फोकस करते हैं। ठीक है, इसका जो प्लाज्मिड है, ए वाली कंडीशन में प्लाज्मिड के पास एक जीन है जिसे कह रहे हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और बी वाले प्लाज्मिड के पास एक जीन है जो हम कह रहे हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। इतना क्लियर? यो मैम ध्यान से सुनना। केस 1 सब स्क्रीन पे देखेंगे, चैट में आंसर करेंगे। ठीक है, केस 1 है कि मैंने A एंड B मीडियम में डाल दिया। क्या डाला मैंने? एम्पिसिलिन। मैंने बताना है, एम्पिसिलिन डाल दिया। एम्पिसिलिन इज ए केमिकल। तो तुम मुझे बताओ, आंसर बताओ चैट बॉक्स में, कौन सा बैक्टीरिया सरवाइव कर पाएगा, A वाला या B वाला? Who will survive? A या B? जो सरवाइव करेगा उसका नाम लिखना चैट में। कौन सरवाइव करेगा उसका नाम चैट में लिखना है, आराम से सोचो। देखो, एक कंडीशन में हमने क्या बोला है कि बैक्टीरिया जो है ना, दिस इज अ बैक्टीरिया, उसके पास जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड,
उसके पास एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट बचने वाला जीन है, तो अगर मैं इस मटेरियल में एम्पिसिलिन डाल भी दूं तब भी ये सर्वाइव कर जाएगा। सो ए विल सर्वाइव, पर बी के पास तो ऐसा कोई जीन नहीं था तो बी वाला मर जाता। क्लियर? यो मैम। केस 2 अब सुनना, ठीक है? अब मैंने नए बैक्टीरिया डाल दिए सेम फीचर के साथ। केस 2 है कि मैं ए और बी में डाल दूंगी टेट्रासाइक्लिन। तो मुझे बताओ, वही सेम क्वेश्चन है मेरा, आंसर है कि कौन सर्वाइव करेगा, ए या बी? चैट में लिखो। हाँ, बी सर्वाइव करेगा क्योंकि बी के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, यो मैम। तो एक आपको यूनिक फीचर दे दिया ना बैक्टीरिया पहचानने का। अगर मैं अब देखो थर्ड केस देखो, थर्ड केस देखना, अभी बना रही हूँ ये पे कि मैंने ए वाली कंडीशन में एक और बैक्टीरिया डाल दिया और एक और बैक्टीरिया डाल दिया। ध्यान से देखना सारे। ठीक है, ये बैक्टीरिया ए है, एक बैक्टीरिया बी है, ये बैक्टीरिया सी है। क्लियर? अब मैंने इसी मीडियम में डाल दिया टेट्रासाइक्लिन। ठीक है जी, तो मुझे बताओ कौन सा बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, ए, बी और सी? हु विल सर्वाइव? चैट में। आपने ए और बी के वो तो बताए नहीं सिलेक्टेबल मार्कर। उनके पास है ही नहीं, टेट्रासाइक्लिन के लिए तो है ही नहीं। यही है जो तुम्हारे सामने। मैम सिर्फ टेट्रासाइक्लिक डाला है कि एम्फिलियस, मतलब वो भी साथ मैंने वहां में सिर्फ टेट्रासाइक्लिन लिखा है, तो टेट्रासाइक्लिन डाला ना, एक्स्ट्रा की सोच रही है? कोई भी नहीं, मैम कोई भी नहीं बचेगा। मैंने बोला चैट सर्वाइव नहीं बोला, करेगा। मैंने बोला माइक खोल के बोलना। नो मैम ऑप्शन में नहीं था। ए बी सी दोनों तीनों में से कौन सर्वाइव करेगा? मैंने इसमें टेट्रासाइक्लिन डाल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गई। अब मैंने अगर इसमें एम्फिसिलिन भी डाल दिया, अब सी विल सर्वाइव। एम्पिसिलिन में, टेट्रासाइक्लिन में सब मर जाती। तो मैं डिफरेंशिएट कर सकती हूँ ना सी वाले बैक्टीरिया को बाकी दोनों से। तो सी वाले बैक्टीरिया को पहचानने में मदद कर दी ना मेरी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ने। मैम तो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को मैं बुलाऊंगी सिलेक्टेबल मार्कर। अब समझ आया? तो सिलेक्टेबल मार्कर का कुछ नहीं होता, मतलब उसका सिंपली मतलब होता है जीन के ऐसे सीक्वेंस जो बैक्टीरिया को स्पेशल फीचर दे रहा है, उसको सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। जीन की सीक्वेंस ही है वो, और वेक्टर के ऊपर लगी होती है वो। समझ आई? ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेक्टर्स। चलो इसको हम नहीं रिवाइज कर पाए, एनीवेज। सो कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर तो हो गया। अब हम समझेंगे कि इसको चिपका के कैसे दूसरे सेल में डालते हैं। ठीक है, वो कल करेंगे एक्सपेरिमेंट। हाँ, पूछो पूछो, क्या डाउट है? मैम 11th का जो आपने